न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। किसी भी देश या राज्य के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है, पर अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भी रियल एस्टेट की हालत सुधर नहीं रही है। भारतीय न्यूज 24 को दिए विशेष साक्षात्कार में एकता बिल्डर्स के मालिक श्री मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि नोटबंदी के बाद कोरोना ने रियल एस्टेट बिजनेस की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरकार और नौकरशाही दोनों ही जमीनी और व्यवहारिक स्तर पर कुछ काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री का विकास थम गया है। मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। कोरोना काल में जिस आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया, उनमें से एक था रियल एस्टेट का बिजनेस। इस वक्त रियल एस्टेट बिजनेस की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए इस वक्त हम आए हुए हैं एकता बिल्डर्स के पास, और यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मुरारी प्रसाद अग्रवाल जी। हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस की इस वक्त की स्थिति क्या है। मुरारी लाल जी, सबसे पहले तो भारतीय न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि नोटबंदी को आप ज्यादा दोषी मानते हैं रियल एस्टेट के डाउनफॉल के लिए या कोरोना को? देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय न्यूज 24 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पर ये बात उठा करके कम से कम हम लोगों का जो दुख है थोड़ा सा बांटने का काम किया। मैं इस न्यूज चैनल को और इसकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग जब से ये नोटबंदी हुई थी उसी समय से जे हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस सफर करने लगा था। उस समय जब रियल एस्टेट पूरे जोर पर था, उस समय नोटबंदी आ गई। उस समय तो लोगों ने कुछ माल बेचे थे, लेकिन उसके बाद में जितनी क्राइसिस रियल एस्टेट में आई वो मेरे अंदाज से और किसी भी व्यापार में नहीं आई। फिर भी हम धीमे धीमे साल 2 साल लोगों की ये आदत में आ गई और धीमे धीमे हम व्यापार करने लगे और बहुत सारे तरीकों से इसको उठाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में ये कोरोना संकट आ गया। कोरोना संकट ने तो वाकई में एक कमर तोड़कर रख दी थी रियल एस्टेट की। हर व्यक्ति ये कहने लगा कि भाई अब हम जायदाद का क्या करेंगे, प्लॉट का क्या करेंगे, मकान का क्या करेंगे। इस तरीके की समस्याएं आने लगी तो रियल एस्टेट बिल्कुल समझ लो जैसे कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। उस समय ये पोजीशन में हम सब लोग आ गए। इसके बाद हम लोगों ने जब भी मीटिंग होती है गवर्नमेंट के पास हम खबर भेजते हैं कि भाई कुछ इस तरीके से लाइए। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि रियल एस्टेट की जो वैल्यू होती है उसमें 10% का, क्योंकि पहले तो हम सर्किल रेट के हिसाब से पूरे पर हम रजिस्ट्री करवाते थे और करते थे, क्योंकि इनकम टैक्स का रूल आ गया था जो भी सर्किल रेट है उसी से रजिस्ट्री होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें थोड़ा सा इजाफा करते हुए 10% रकम की छूट दे दी कि आप सर्किल रेट से 10% ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें हम लोगों ने ये सजेशन दिया था कि अभी आप कोई भी स्टाम्प की रेट नहीं बढ़ाएं, क्योंकि पहले हम लोग 7%, लेडीज के नाम में 6% और 20,000 रुपये हमारी फीस मैक्सिमम कितनी भी हो वो लगती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसी समय 1% का इजाफा और कर दिया कि अगर हम लोगों ने 25 लाख रुपए की रजिस्ट्री करवाई तो उस पर 25,000 रुपये फीस जाएगी। यानी कि जो 7% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी वो अब 8% हो गई। जबकि इसका हम लोगों ने विरोध किया, काफी लेटर लिखे गवर्नमेंट को। अभी ये हालत ऐसे नहीं है कि आप इसको बढ़ाएं। हम लोग तो मांग कर रहे थे कि इसमें स्टाम्प की कमी लाइए जिससे कि ये रियल एस्टेट थोड़ा सा ऊपर बढ़े। महाराष्ट्र सरकार ने 3.5% स्टाम्प ड्यूटी कर दी है और मेरा कहना है इस चैनल के माध्यम से कि निश्चित रूप से अगर स्टाम्प ड्यूटी अगर कम होती है तो आपके यहाँ स्टाम्प ड्यूटी पहले से अधिक आएगी। तो स्टाम्प ड्यूटी इतनी हो गई है, इतनी सर्किल रेटें बढ़ गई हैं कि लोग रजिस्ट्रियां नहीं करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी लैंड इस तरीके की हैं कि आपकी सर्किल रेट
10,000 रुपए मीटर की है और वहां पर हम 4,000 रुपए मीटर बेच रहे हैं, 5,000 रुपए मीटर बेच रहे हैं। अब सामने वाला कहता है कि हमको आप पैसे दें और हम आपको नंबर 1 में दें। ये कहाँ का एक न्याय है कि 5,000 रुपए मीटर में बेच रही हैं और सर्किल रेट वहां की 10,000 रुपए मीटर है और हम 10,000 रुपए मीटर में उससे रजिस्ट्री करवा रही हैं। तो ये नंबर 1 से नंबर 2 का व्यापार होने लगा और लोग बाग इसमें खरीदने तैयार नहीं है, ना कोई बेचने वाला तैयार है कि भाई मैं कैसे करूंगा, ना लेवाल तैयार है। तो इन सब बातों को देखते हुए मेरा सरकार से प्रार्थना है कि इसको उठाने के लिए कुछ इस तरीके के मुद्दे लाएं जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिले। 4 साल से हम लोग देख रहे हैं किसान अपनी फसल को लेकर के पिटता चला जा रहा है, चाहे वो आलू हो, धान हो, गेहूं हो, सरसों हो, तो वो पिटता चला जा रहा है। जो कि पैसे का जो रोटेशन बनता है वो किसान से बनता है। कुछ गवर्नमेंट को उनकी तरफ ध्यान देते हुए इस तरीके के नियम बनाने चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ फायदे मिले। जिस व्यक्ति के पास एक भी मकान नहीं है और वो अगर मकान खरीदने आता है तो उसके लिए निश्चित रूप से रियायत या सब्सिडी का कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री योजना में 2.5 लाख रुपए देकर के मकान बनवाने की जो योजना है सरकार की, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन अगर कोई 5 लाख का मकान खरीदना चाहता है, कोई 10 लाख रुपए का मकान खरीदना चाहता है, तो उसको भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिससे कि ये रियल एस्टेट का व्यापार थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मकान अवश्य हो जाएगा। यह मेरा कहना है। वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस का भविष्य आपको कैसा नजर आता है? क्या ये आपको उज्जवल नजर आता है या आपको लगता है कि अभी इसको संभलने में काफी टाइम लगेगा? अगर सरकार ने हम लोगों का साथ दे दिया और हम सब लोग लगे हुए हैं और बैंक हमारा अगर साथ दे दे और ये जो आवासीय ऋण योजना की अगर थोड़ा सा भी अगर ये कम कर दें और सर्किल रेटों में जहां जिस तरीके की रेट है अगर वो गवर्नमेंट कर देती है तो निश्चित रूप से इसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा और सरकार को इस तरीके का कार्य करना भी चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार जो है सर्कल रेट्स को लेकर के और कैसे इस क्षेत्र को आगे बढ़ावा दिया जाए और उसमें जो सुझाव मिले हैं उन पे जरूर गौर करेगी और हम उम्मीद रखते हैं कि जल्दी ही रियल एस्टेट का बिजनेस भी फिर से वैसे ही फलेगा फूलेगा जैसे कोरोना काल से पहले फूल रहा था। भारतीय न्यूज चैनल 24 को अपना अमूल्य समय देने के लिए एकता बिल्डर्स के मुरारी लाल अग्रवाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम और किसी चैनल ने इस तरफ ध्यान न देते हुए आपने इस तरफ ध्यान दिया। हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी तरीके से आप आगे हम लोगों से या हमारे बिल्डर्स लाइन से कॉलोनाइजर्सों से अगर पूछते रहेंगे तो थोड़ा सा सुधार आ जाएगा। इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज 24। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।